एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, भारत का और पूरी दुनिया का पहला ऐसा मीडिया जो पॉलिसी और बिजनेस या प्रोग्रेस पे अपना जर्नलिज्म करते हैं। हमारा मिशन है कि चाहे कुछ भी कम्युनिटी हो या नेशन हो, प्रोग्रेस इज द अल्टीमेट गोल और एम, along with definitely a lot of other factors. Now progress and prosperity आज के कैपिटलिस्ट जमाना में एडुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इनोवेशन डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं पूरी दुनिया में। कई बार हम कह चुके हैं, पूरी दुनिया में कोई भी आप नेशन देख लीजिए जो बिजनेस में प्रोग्रेसिव है, वो नेशन बिल्डिंग और देश में प्रोग्रेसिव है। कोई भी कम्युनिटी ले लीजिए, कोई भी रीजन ले लीजिए, जो बिजनेस में अच्छे हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छे हैं। दैट हैज बिकम द नॉर्मल नॉर्म्स एंड ट्रेंड्स। और इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो लीडर हैं, बेंगलोर हैदराबाद के, इंडिया का सिलिकन, बेंगलोर के जो इंडिया का सिलिकन वैली कहा जाता है। किस तरह से बेंगलोर बना वो भी हम सुनेंगे एक साइड गुफ्तगू में। लेकिन आज का जो मुद्दा और मेन डिस्कशन हम करेंगे एमएसएमई और एमएसएमई जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो पूरे देश का बहुत अटूट और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा दिखा दूं ताकि हमारे स्पीकर्स को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। एमएसएमई हम किसको कहते हैं, ये एक इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का एक हल्का सा डेफिनेशन। हालांकि एमएसएमई के डेफिनेशन को लेके काफी बहस चला था एक टाइम पे, और हम लोग काफी सारे सजेशंस भी दिए थे। माइक्रो उसको कहा जाता है जो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू होती है और 5 लाख तक उसका टर्नओवर होती है। तो आप अगर देखें, यानी 25 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर और 25 लाख के नीचे अगर आप इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उसको माइक्रो कहा जाता है। स्मॉल उसको कहा जाता है जो 25 लाख से ज्यादा आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, नियोग किया, और उसका टर्नओवर करीब 50 करोड़ के आसपास जब होता है तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं। और मीडियम एंटरप्राइजेस उसको हम कहते हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट करीब 5 करोड़ से ज्यादा, मैंने 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस है लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से के करीब आपने इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। 5 से 250 करोड़, यानी 50 से 250 करोड़ तक जो जर्नी होती है टर्नओवर के मामले में। तो इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मैं टर्नओवर में बोल दूं 5 करोड़ से नीचे अगर है तो माइक्रो है, 50 करोड़ के नीचे अगर है तो स्मॉल है, यानी 5 से 50 करोड़, और 50 करोड़ से 250 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट में वही 25 लाख से नीचे अगर इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो कहा जाता है। 25 लाख से 5 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसको स्मॉल, और मीडियम उसको कहा जाता है लगभग 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। सरकारी आंकड़े के हिसाब से भारत में करीब 6 करोड़ से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और 99% जो एमएसएमई होते हैं वो एक्चुअली स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल और माइक्रो में। यानी स्मॉल और माइक्रो 99% एमएसएमई उस दो कैटेगरी में आता है। और करीब 70% जो रोजगार देश में होती है, 70% रोजगार ये कैटेगरी से आती है, यानी एमएसएमई कैटेगरी से पूरे देश का रोजगार आती है। इससे ऊपर जो कंपनी होते हैं वो उसको बड़े कंपनी कहा जाता है। हमारे साथ दो लीडर हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, एमआईए, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैदराबाद, बेंगलोर से उन्होंने शुरू किया, और बेंगलोर के जो पूरे बिजनेस कम्युनिटी वहां से शुरू करके पूरे देश में वो एक काम करते हैं, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग करते हैं, गाइड करते हैं। हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, उन्हीं को इनवाइट करते हैं। स्वागत है सर आपको दोनों को। मैं सबसे पहले थैंक यू आपको इनवाइट करूंगा सर, थोड़ा सा आपके बारे में और चैम्बर, आपका जो चैम्बर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एसोसिएशन जो है मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन, ये 2004 में एस्टैब्लिश हुआ विद 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और सपोर्टिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन। वो एक 20 मेंबर की छोटी ग्रुप से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी हैव मोर देन 500 मेंबर्स हमारे एसोसिएशन में हैं। हमारे एसोसिएशन में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अभी 3 साल से ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट अबाउट 75 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हियर अभी हाल में। एक्सीलेंट। ओके, हमारा जो काम करने का तरीका है, इसको 6 वर्टिकल्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक पहला वर्टिकल होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम।
तो उसका एंड टू एंड का जो भी काम होता है उसमें वो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काम करता है। वर्टिकल 2 जो हो हमारा है वो है इसका इंस्टीट्यूशनल टाइप्स में हम लोग क्या है, एकेडमिया से हम लोग टाइप करते हैं, कॉर्पोरेट से टाइप करते हैं। सो फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर इंटर्नशिप, फॉर ब्रिंगिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टूडेंट्स, इसके लिए काम करते हैं। तो वर्टिकल 3 हमारा जो होता है दैट इज रिगार्डिंग इवेंट मैनेजमेंट। हमारे जितने भी काम काज होता है उसका ऑर्गेनाइजिंग होता है या मेंबरशिप ड्राइव होता है, इसको देखता है वर्टिकल 3। वर्टिकल 4 इज बेसिकली फंड राइजिंग। वर्टिकल 5 एक बहुत पावरफुल वर्टिकल है हमारा, जहां नेटवर्किंग होता है हमारा, बिजनेस नेटवर्किंग। एक दूसरे को लीड्स देते हैं, रेफरेंस देते हैं, बिजनेस देते हैं, एक दूसरे का बिजनेस प्रमोट करते हैं। तो वो बिजनेस नेटवर्क मीटिंग होते हैं, वो हम लोग प्यार से उसे मुलाकात कारोबार बुलाते हैं उसको। वो हर महीना एक मीटिंग होती है जी। तो ताहिर साहब, मैं आपको थोड़ा सा उस गुफ्तगू को आगे करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जी। थोड़ा चैम्बर के बारे में। अब पहला सवाल मैं आपके, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा इसमें। और पहला सवाल ये है कि अभी एमएसएमई के साथ आप काम कर रहे हैं, करंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या देख रहे हैं आप इस जब आप स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं? बेसिकली अभी हमारा जो मिशन और विजन जो है एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स को हैंडल करना है, ठीक है। और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स entrepreneurs and apart from that ये क्या है, अब जैसे कि गवर्नमेंट ने अब एक ये बनाया है नीति आयोग बोल के, आत्मनिर्भर के अंडर 5 मिनिस्ट्रीज को दिया, जो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को मतलब जो चैलेंजेस हैं उनके जो करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो 5 मिनिस्ट्रीज को रोकन किया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, डिफेंस है, आपका हेल्थ है, देन उसके अंदर प्रोसेसिंग आता है। तो इसके अंदर ये 5 मिनिस्ट्रीज को दिया है। तो उसके साथ पर्क्स भी दिया है। ये उसके चैलेंजेस, जैसे प्लास्टिक बैन कर दिया, तो प्लास्टिक जैसे बैन किया है तो उसके साथ इनोवेटिव कुछ नया कुछ लाए, तो उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। तो ऑन दैट बेसिस we are working towards. So we were actually discussing same with the president. So अभी कुछ बात करेंगे इस पे हमारे अफसर साहब। जरूर। तो बिजनेस साहब के बारे में आ रहा हूँ। बिजनेस साहब, स्टार्टअप के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह से ये जो पिछले खास करके पिछले 5 से 10 साल के बीच, किस तरह से आप स्टार्टअप के बीच प्रॉब्लम, चैलेंजेस और उसके अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आप इंडिया में? अभी स्टार्टअप्स तो एक्टिवली 2-3 साल से हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। एमएसएमई तो बहुत सारे एमएसएमई में जो भी स्टार्टअप्स हैं और उनके जो भी फंडिंग है, उनका जो भी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट से, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट सम 4 to 5 पीपल फंडिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक हम दिलवा चुके हैं हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम का इसमें। और बाकी का जो स्टार्टअप्स इज नॉट नेसेसरीली हमारा जो हाई फाई जो स्टार्टअप व्हाट वी अंडरस्टैंड, उसकी बारे में बात नहीं करते। अभी एक बंदा बहुत छोटा सा आदमी है जो रोजमर्रा की उसकी गुजरमाश के लिए कुछ करना चाहता है, वो आता है, अप्रोच करता है, सर मेरे पास मेरा आइडिया है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मेरे लिए कुछ करो। तो उसको खड़ा करना, आई विल टेल यू फ्रॉम द स्क्रैच, हम उसको भी स्टार्टअप्स मान के इंशाल्लाह उसको भी बहुत सारा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे में, पर्टिकुलरली विमेन एंड मेन आल्सो वी हैव सपोर्टेड लाइक दिस। वो स्टार्टअप इज, अभी जो बड़े पैमाने के जो स्टार्टअप्स बोलते हैं, दे लुक फॉर ह्यूज ट्राइंग टू बिकम ए यूनिकॉर्न काइंड ऑफ थिंग्स, उसके ऊपर काम चल रहा है। जो भी लोग आएंगे, वी प्रोवाइड द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गाइड, सपोर्ट, एवरीथिंग, वो करेंगे हम। ठीक है सर, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि इंडिया एक थ्राइविंग नेशन के स्टेज में है, जहां स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप मैसिव तरीके से बूम कर रहा है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मुस्लिम में ये स्टार्टअप की क्रेज यानी एंटरप्रेन्योरशिप की क्रेज किस हद तक है और किस हद तक आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं? See, India का potential is very huge. I mean, I'll tell you, it is being population इसका advantage में है,
इंडिया का पॉपुलेशन इंडिया के रिसोर्सेस एडवांटेज में है, और इंडिया के जो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी है, ज्यादातर दे प्रीफर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर्स देन गोइंग टू। अब हमारा जो एमआईए का मोटो भी है, क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स हु जनरेट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रादर देन एम्प्लॉयमेंट सीकर्स, ये हमारा मोटो है। तो हम लोग इसको ही पुश करते हैं कि भाई जो भी है अपने पैर पे खड़ो, एक दो चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की ताकत रखो। इसके बजाय के आप लोग एप्लीकेशन पकड़ के, सीवी पकड़ के आप दफ्तर दफ्तर घूमो, ये नहीं बोलते हम लोग। हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाओ, where you can contribute directly to the economy of the country, GDP of the country, and you can generate employment and give employment. इसके बारे में ये अच्छा होता है हमारा। कैसे क्या माइनॉरिटी, मेरा जो सवाल था, जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो दलित्स हो, आदिवासी हो और दूसरे एसएसटी हो, ये लोग किस तरह से स्टार्टअप जो बूम या ये जो इंडिया का राइज है उसको एक्सप्लोर और लिवरेज कर पा रहे हैं? पहली चीज अवेयरनेस। ऐसे हमारे जैसे इदारे जो हैं बहुत सारे आगे आना है इंडिया में, एंड हम लोग यही भी चाहते हैं कि हमारा जैसा हमारा एसोसिएशन है, वी ओपन डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द, ये बात पहुंचाए सबको, तो अब सबको एंथुज करें कि भाई आओ इसमें। तो ये हमारा जो मिशन है, ये हमारे ऑल ओवर द कंट्री ये रिप्लिकेट हो गया, तो ये मूवमेंट बहुत जोर पकड़ेगा इंशाल्लाह, जो पकड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब भी नहीं रखते, उनको अब एंटरप्रेन्योरशिप बनने वाला उनको ख्वाब डालेंगे, उनको रियलिटी में तब्दील करेंगे, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। इसमें क्या होता है, इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर होता है बहुत ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन एंड बहुत यूनिफाइड, उसको प्रोवाइड कर सकता है कि एक मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है इंडिया की ग्रोथ में। बस चैप्टर्स फॉर्मेशन होना है एवरीवेयर। राइट। यहाँ मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब को भी बोलूंगा, सर किस तरह से आप देखते हैं स्टार्टअप्स आने से पहले मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि भारत सरकार ने बहुत सारे कदम लिए। देखिए एमएसएमई सेक्टर का जो ग्रोथ है, अब सेक्टर ओवरव्यू में देखिएगा कि नंबर ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया 18.5% रेट पे ग्रो कर रहा है, यानी इतना ज्यादा स्टार्टअप्स और छोटे छोटे बिजनेस आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर देखें आप, यानी 9.5 ट्रिलियन का लोन डिसबर्स किया गया है, 128 बिलियन डॉलर का लोन डिसबर्स किया गया है, जो 40% राइज है, यानी 40% इंक्रीज है एमएसएमई को लोन, सरकारी लोन और ग्रांट देने के लिए। बहुत सारे सरकार के बॉडीज हैं, जैसे खादी एक बॉडी है, क्वेयर बोर्ड है, नेशनल जो NSIC है, NIMSME है, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स सरकार के हैं। इधर आप देखिए कि बहुत बड़ा एक स्कीम सरकार का आया है, स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। तो अब मैं आता हूं सर आपके पास, सरकार ऐसा नहीं है सरकार की स्कीम्स नहीं है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस हद तक थोड़ा लेस एडुकेटेड छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो किस तरह से एडवांटेज ले पाते हैं सरकार के इन सारे स्कीम्स के? तो प्रेसिडेंट साहब से शुरू करते। अच्छा, ये जो स्कीम्स तो हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, पहले भी थे और आप रेगुलरली आ रहे भी हैं, नए नए स्कीम्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक कंसर्न क्या है, बेसिकली ये क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स होता है, मोस्ट ऑफ देम आर क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स। ये शायद उतना एनकरेज नहीं करेंगे, भाई पहला कर्जा लो। So this is one thing. Okay, without that also बहुत सारे स्कीम्स हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम, क्रेडिट लेके भी उसको ये कर सकते, उसको अपने एडवांटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट तब स्कीम्स रिलेट करती रहती है, इससे अच्छा है कि हम लोग हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करें, गिव एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस। सो हमारा चार्ट अवेयरनेस लाएंगे, और हम लोग ज्यादा से हमारे पास फंड्स की कमी रहती है, उसको हम लोग पूरा कर सकते। गवर्नमेंट इफ दे कैन फंड, हम लोग अपनी बात रखेंगे कि भाई रिमोट एरियाज में भी जाके ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर, ट्राई टू बिकम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, एमएसएमई बनो। हम लोग ये वर्ड जैसा हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के स्कीम्स बहुत सारे, कितने लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स,
ये कैटलिस्ट कौन होता है कि भाई उनको एंड यूजर तक पहुंचाने वाला स्कीम का? हाँ, गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, फंड्स आते हैं, फंड्स वापस जाते हैं. दिस हैज बीन द केस फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स इन इंडिया. तो हाउ डू यू प्लग दिस? तो इसके लिए यू मेक यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, सपोर्ट अस, वी विल टेक योर वर्ड एंड स्कीम्स एवरीवेयर. हर एक नूक एंड कॉर्नर में हम लेके जाएंगे आपकी स्कीम्स को, तब जाके अवेयरनेस लाएंगे. हम लोग ग्राउंड पे काम करेंगे. वी आर एन एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Yeah. सो वी विल टेक दिस स्कीम्स. Right. तो हम लोग जाके अवेयरनेस लाएंगे, तब क्या है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगे हुआ पड़ेगा. जो स्कीम्स आप लाया है उसको समझाने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे. Right. Secretary General साहब, what your opinion on the subject? जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका अकरम भाई कि हमने अपने अपॉर्चुनिटी दिया कि हमारी बात आगे तक लेके जाने की. तो जहाँ तक स्टार्टअप का सवाल है, आपने कहा कि स्टार्टअप जैसे कि बैंगलोर है, उसको स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है. तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं हमारे इदारे में कि स्टार्टअप्स को कैसे, मतलब स्टार्टअप्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि कैसा हमें मतलब हैंड होल्डिंग किया जाएगा, किस हिसाब से हमें स्किल्स के बारे में बता जाएंगे, मतलब सब्सिडीज क्या है, किस हिसाब से. तो हम लोग उनको एजुकेट करते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सब्सिडीज हैं. तो हमारा ये कंटिन्यूस एक एफर्ट रहा है हमारे इदारे में, अपार्ट फ्रॉम एमएसएमईज एंड पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स के लिए मतलब दे आर वेरी, जैसे इंक्यूबेशन है, हमारा अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है हमने. तो उनको लाते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, देन फ्रॉम मार्केटिंग टू ब्रांडिंग टू तो टोटल हैंड होल्डिंग किया जाता है. तो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि हैंड होल्डिंग और उसके अलावा एक नॉलेज होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन होती है. जैसे कि अभी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, ऐसे स्कीम्स बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं रहता कि ये स्कीम्स क्या हैं, मतलब ये स्कीम्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, तो इसमें सब्सिडीज कैसा लिया जाएगा. तो वो हम लोग उस पर काम करते हैं कि गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन या सजेशन आपका रहेगा बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के? अच्छा, सी एमएसएमई जैसा आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि इतनी पावरफुल एक सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बहुत पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के लिए बहुत पावरफुल सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर. इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत पावरफुल सेक्टर है. अच्छा, इसमें ये जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए, जिस तरीके से एक्सपेंड होना चाहिए, जिस तरीके से प्रमोट होना चाहिए, शायद ये नहीं हो रहा. तो लेट अस फाइंड आउट उसका रीजंस क्या है बेसिकली. तो इसके बेसिकली रीजंस क्या है? एनकरेजमेंट टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. हम लोग बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए आते हैं, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, उनको प्रमोट कर देता है, वो जाता है. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डजंट कम इनटू दैट, सो ओके थोड़ा टैक्स बेनिफिट्स ये वो दे देती है, मगर वो हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर देयर कंपेयर्ड टू द टोटल एमएसएमईज ऑफ इंडिया? वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज. एक्चुअली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है द मेन स्ट्रीम एमएसएमईज, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, इनको सपोर्ट करना है. इधर से बढ़ेगा. हाँ, एनकरेजमेंट टू स्टार्टअप्स इज अ पॉइंट, डेफिनेटली वो कर रहे हैं, अच्छा है. अगर कोई बन जाएगा तो बहुत बड़ी कंपनी बनेगी. ओके, उसके लिए फंडिंग तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड आ जाएगी. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकते हैं? हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली एमएसएमई के प्रॉब्लम्स क्या है? आई वुड से स्टार्टिंग विद जीएसटी में काफी कंप्लायंसेस के प्रॉब्लम है. हमारे जो छोटे छोटे जो एमएसएमईज हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इवन कंपनी सेक्रेटरीज. इन लोगों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है. ओके, मगर कंप्लायंसेस का जो डिमांड है वो है. तो इसके लिए बहुत सारे फेल्यूर्स हो रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट, वो चाहे तो भी नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट सो एजुकेटेड एंड सो स्किल्ड एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं होता कि भाई वो कंप्लायंसेस को हैंडल करें. तो इसके बारे में गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको देखना है, इंक्लूडिंग द जीएसटी काउंसिल. ओके, कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई करें. दूसरा प्रॉब्लम हमारा होता है जो कैश फ्लोस एमएसएमई में.
हम लोग जो भी करते हैं, वी सप्लाई टू ए बिगर कंपनी, प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी बेचते हैं, हमारा जो टर्म्स होता है, बिकॉज वी आर स्मॉल, बड़े लोगों को बेचते हैं, तो दे एक्सपेक्ट अस टू गिव इट ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब क्रेडिट में क्या होता है, 100% टाइम पे रेगुलरली पेमेंट्स नहीं आते। जब हमारा ये कैश फ्लोस मैनेज करना हमारे एमएसएमएस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो द गवर्नमेंट से ओके, आप वर्किंग कैपिटल लेके डिस्काउंटिंग करके ये करो, मगर उसका भी कॉस्ट होता है, उसका भी अगेन कंप्लायंसेस में आ जाता है। फिर उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? एक छोटा एंटरप्रेन्योर बैंकिंग में जाएगा, उसका रिन्यूअल्स करेगा, उसका कोलैटरल देगा या इंटरेस्ट भरेगा, एंड वो लीकेज ऑफ फंड्स भी होता है। तो गवर्नमेंट शुड कम इन एंड मेक इट मैंडेटरी, भाई एमएसएमई का पेमेंट्स का जो पेबल्स रहता है, स्ट्रिक्टली द बायर्स हैव टू पे। अगर हम भी एमएसएमई, वी आर गोइंग फॉर ए स्मॉलर कंपनी से माल लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं, तो हमको भी स्ट्रिक्टली पेमेंट का वो मैकेनिज्म क्रिएट करना है। ये कैश फ्लोस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगेन इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत महंगा मिल रहा है आजकल। लैंड इजीली अवेलेबल नहीं है, एंड इट हैज टू बी रूटेड थ्रू सो मेनी बॉडीज होते हैं, स्टेट्स के होते हैं जनरली, उधर जाके लैंड खरीद करना पड़ता है, बहुत महंगा होता है, रियल एस्टेट वैल्यू में मिलता है, कंसेशन सब्सिडाइज्ड वैल्यू में एक एंटरप्रेन्योर को लैंड नहीं मिलता। इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल शेड्स बना के, इफ दे कैन रेंट इट और लीज इट, ये कॉन्सेप्ट जो पहले होता था 70s 80s में, आज नहीं हो रही। I think we should revert back to that age of building infrastructure by the government, so that रेडीमेड शेड मिल जाएगा। अभी कोई लैंड लेगा, उसको डेवलप करेगा, उसका पावर लेगा, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हर एक कनेक्शन लेना है। अभी एक आदमी जाके लैंड लेके उधर इंडस्ट्रियल कन्वर्ट करके उसको इंडस्ट्री सेटअप करना है, उसका आधा टाइम इसमें चला जाता है कि भाई वो बनाते बनाते उसका टाइम वेस्ट होता है। व्हाई शुड ही वेस्ट हिज टाइम इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग ए लैंड? गवर्नमेंट अगर रेडीमेड शेड बना के देगी, भाई तुमको ये शेड का शेड चाहिए, वो शेड का शेड चाहिए, तुम ले लो, या किराए पे ले लो, लॉन्ग लीज पे ले लो, या आउटराइट परचेस कर लो, यू डू इट। तो इसमें क्या है, पर्सन को, हम एक एंटरप्रेन्योर को, उसे भागा दौड़ी करने के नहीं, पावर के लिए, पानी के लिए, लाइसेंसेस के लिए भाग दौड़ी करने। आज एक एमएसएमई स्टार्ट करना है तो काफी सारे लाइसेंसेस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस है, फैक्ट्री लाइसेंस है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट, पोल्यूशन कंट्रोल, जीएसटी, पता नहीं ईएसआई, पीएफ, पता नहीं कितने लोगों के लाइसेंसेस, कितने लोगों के कंप्लायंसेस करना पड़ता है। कैन वी नॉट हैव ऑल दिस कंप्लायंसेस सिंप्लीफाइड इनटू वन? तो अगर हो जाए तो आदमी अपने बिजनेस पे फोकस करेगा, अपने ग्रोथ पे फोकस करेगा। आई मीन आज क्या हो रहा है, हर एक कंप्लायंस के लिए बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है एमएसएमई का। भाई जो उसका टैलेंट है वो यूज नहीं कर रहा है, वो बाकी का क्लरिकल वर्क में पड़ा है, जो क्लरिकल नहीं कर सकता है। आई मीन ही इज बिकमिंग ए डिफॉल्टर, एंड दैट इज बिकमिंग ए बिग बर्डन ऑन दिस थिंग्स। सो मेरा मतलब था बस जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, कंप्लायंसेस। सेकंड थिंग हमारा कैश फ्लोस का। थर्ड हमारा ये जो लैंड का, तो थर्ड हमारा जो है, ये बाकी के जो भी लाइसेंसिंग जो भी है, कंप्लायंसेस है, इसको और सिंप्लीफाई करे तो, और एनकरेजमेंट करे। एंड थर्ड फोर्थ थिंग, हमारे जैसे कैटलिस्ट नोडल ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करे, तो जाके उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, स्कीम के अवेयरनेस दे सकते हैं, उनके बेनिफिट्स हम समझा सकते हैं। तो एम्पावर दिस काइंड ऑफ नोडल organizations who can convey the message of the schemes available on a day-to-day basis. Thank you. Mr. Tahir sir, आपका comments और suggestions for the government? सर देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि एनएसआईसी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं इस पे। बट अभी जैसे कि कोई अभी CG3 SME स्कीम्स और एनएसआईसी के मतलब जो वो लोग सब्सिडीज देते हैं एमएसएमईज को, और ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो इनकी काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है एमएसएमई तक पहुंचती नहीं है, इनका अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये इसको लेके हमें बहुत कंटिन्यूस काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब नीति आयोग के अंडर ऐसे 5 मिनिस्ट्रीज को आत्मनिर्भर भारत के इसमें 5 स्कीम्स लाए हैं, 5 मिनिस्ट्रीज को लाया है। अब ये जो बात है, मतलब आम एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को पता ही नहीं है कि कैसा है। अब जैसे कि प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक बैन करके वो क्या लाना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मतलब किस किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं और क्या कहाँ पे उनको मतलब किस हिसाब से लाइसेंसेस लेना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसरो है, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज केटरिंग टू द आईटी सेक्टर ऑफ द कंट्री, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें आती है, और काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जो मतलब गवर्नमेंट लेके आ रही है, उस पर अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स एक आम बनाना चाहिए, तो ये चाहते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली ये एमआई में वही कर रहे हैं, मतलब कि ये जो स्कीम्स आती हैं तो इसका हमें इन्फॉर्मेशन रहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को पहुंचाते हैं। Thank you so much, President Saab, and thank you so much, Secretary General Saab. Yeah, thank you, it's our pleasure. Thank you sir, thank you। बेंगलुरु बेस्ड MIA के चेंबर, MIA नाम के एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और उनके साथ हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वो अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से वो उनको हेड होल्डिंग करते हैं। तो पूरा समराइज अगर करें तो 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो सरकार के स्कीम्स की अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पूरे देश में रीजन वाइज और स्टेट वाइज बहुत सारे चैम्बर्स हैं, उनको अगर और ज्यादा रिकॉग्निशन दी जाए या स्कोप दी जाए, और जो सरकार देते भी हैं एक लेवल तक, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो उनको और ज्यादा स्पेस दिया जाए ताकि सरकार के स्कीम्स और ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचे, कॉमन लोगों तक पहुंचे। और छोटे छोटे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी एडुकेट करना चाहिए ताकि वो भी सरकार के स्कीम्स के फायदा ले सकें। सो ये तमाम इश्यूज थे, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, आगे भी और भी बात करेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू, कीप वॉचिंग द पॉडकास्ट। Thank you.